कैसे है बच्चों? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक चल रही है? लास्ट डे हम लोगों ने वायुमंडल संरचना के संदर्भ में जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सूर्य तत्व के बारे में और पृथ्वी का उष्मा विचार, उसके टॉपिक से रिलेटेड आज तत्वों के बारे में जानेंगे। आज वाले वीडियो में हम देखेंगे कि उष्मा कितने प्रतिशत पृथ्वी को प्राप्त होती है सूर्य से, किस रूप में प्राप्त होती है और पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा सूर्य तक प्राप्त करता है, क्यों प्राप्त करता है, और कौन सा क्षेत्र सबसे कम सूर्य तक प्राप्त करता है और क्यों सबसे कम सूर्य तक उस क्षेत्र को प्राप्त होता है, इस संदर्भ में देखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट में आगे का जो पॉइंट होगा आपका वो पृथ्वी का उष्मा बजट होगा। तो उस उष्मा बजट समझने के लिए सबसे पहले तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि उष्मा मिलती कैसे है और किन क्षेत्रों में कितने प्रतिशत उष्मा प्राप्त कर पाता है, कौन सा क्षेत्र वायुमंडल का जो हमारी परत है वो उष्मा को किस रूप में अवशोषित कर पाती है, कितने परसेंट अवशोषित करती है। ये तमाम सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जब आपके पास होंगे तो आप उष्मा बजट को आसानी से समझ पाएंगे। कितना परसेंट रिफ्लेक्शन आता है, कितना परसेंट डायरेक्टली पृथ्वी को प्राप्त हो पाता है, ये सब आगे के तथ्यों में मिलेगा। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक है उष्मा बजट के बारे में, जिसमें कि सूर्य तत्व के बारे में, जिससे कि उष्मा बजट तभी आप समझ पाएंगे जब सूर्य तत्व की स्थिति को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज इसी में हम लोग हैं, जैसा कि टॉपिक का नाम ही है सूर्य तत्व और पृथ्वी का उष्मा बजट। तो उष्मा बजट आगे वाले सेगमेंट में हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग सूर्य तत्व के बारे में देखेंगे। सूर्य तत्व होता क्या है? सूर्य तत्व मतलब सूर्य का तत्व, यानी सूर्य का जो उष्मा है वो पृथ्वी को जो प्राप्त होती है उसी को सूर्य तत्व कहते हैं। ठीक है, और यानी कि कहने का ये आशय हुआ कि सूर्य की जो किरणें हैं या सूर्य का जो विकिरण ऊर्जा है वो पृथ्वी को किस रूप में या कितने प्रतिशत प्राप्त होती है, ये महत्वपूर्ण आज का बिंदु रहेगा हम लोग का। तो जैसा कि आप देखिए तथ्यों में हमने पहले आपको बताने की कोशिश की है कि सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो विकिरण ऊर्जा होती है ना, सूर्य से जो उसकी किरणें है ना, सूर्य क्या है, गर्म है, उष्मा है उसमें, तो उसकी जो किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं विकिरण ऊर्जा के माध्यम से, वही क्या होती है, सूर्य तत्व कहलाता है। ठीक है, वही क्या होता है, सूर्य तत्व होता है। और ये तरंगे जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, तरंगे जो होती हैं, ये लघु तरंगों के रूप में चलती हैं। ठीक है, जब ये पृथ्वी से आके टकराती हैं और परावर्तित होती हैं तो वो फिर दीर्घ तरंगों के रूप में हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य की जो किरणें निकलती हैं सूर्य से और पृथ्वी तक आती हैं या किसी ग्रह तक जाती हैं तो लघु तरंगों के, यानी सूर्य की किरणें जो चलती हैं वो लघु तरंगों के रूप में चलती हैं, न कि दीर्घ तरंगों के रूप में। ठीक है, जब वो पार्थिव विकिरण उनका हो जाता है, यानी पार्थिव पृथ्वी से जब टकरा करके जब रिफ्लेक्ट होती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में हो जाती है। वो सब आगे के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सूर्य से जो प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा होती है वही सूर्य तत्व कहलाती है। ठीक है, ये तथ्य हमारा है। और ये सूर्य तत्व क्या पृथ्वी के संपूर्ण हिस्से में समान रूप से प्राप्त होता है? क्या पूरा हिस्सा हमारा जो पृथ्वी का है वो समान रूप से उष्मा को प्राप्त कर पाता है सूर्य से निकलने वाली? एक बड़ा विषय है इसमें, ये भी आज इसी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी का हर हिस्सा समान रूप से उष्मा को नहीं प्राप्त कर पाता है? कुछ हिस्से हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा को प्राप्त करते हैं, कुछ क्षेत्र हैं नहीं प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े जाते हैं। एक चीज़ तो ये जान लीजिए कि पृथ्वी की संरचना कैसी है। पृथ्वी की जो संरचना है वो चपटे से है ना, संतरे के आकार में, जैसे संतरा होता है कि उसका ऊपरी और निचला हिस्सा जो होता है वो दबा होता है और बीच का हिस्सा उभरा हुआ होता है, कुछ इस शेप में रहता है। लेकिन इसका एक तो ये आपको समझने के लिए मैंने ऐसा बता दिया, लेकिन इसका वैज्ञानिक नेम भी है। जो ये संरचना होती है वो भूआब संरचना, हिंदी में भूआब संरचना कहते हैं और इंग्लिश में इसको जियोड संरचना कहते हैं। पृथ्वी का जो स्वरूप है वो जियोड स्वरूप में है या भू आब स्थिति संरचना में है। ठीक है, जो चपटा सेब है। अब ये एक तो पृथ्वी का सेब हो गया, यह भी उष्मा को सूर्य तक को प्राप्त करने में एक रोल अदा करेगा। दूसरी स्थिति, सूर्य अपने अक्ष पर आपने देखा होगा 23.5 डिग्री झुका हुआ है, या आपने कक्ष पे कहेंगे तो 66.5 डिग्री,
का झुकाव लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये अच्छे इसका जो झुकाव है यह भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ऊपर से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो करती है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करती है, ठीक है, यानी कि एक समवृत्ताकार कक्षा में ना करके दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार का मतलब ये होता है कि संरचना आपकी इस रूप में होगी, यानी कि ये ऐसी संरचना बनेगी दीर्घवृत्ताकार। तो यहाँ पे आपका सूर्य हो जाएगा और सूर्य के बाद में ये पृथ्वी को कहीं मान लेते हैं, ये पृथ्वी है, फिर आगे आ जाएगी यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, ऐसे करते हुए 12 माह में एक पूरा सर्किल अपना बना देगी, चक्कर। तो ये जो पृथ्वी जो है सूर्य की जो परिक्रमा करती है दीर्घवृत्ताकार कक्ष में करती है परिक्रमा, इसका भी रोल सूर्य तप में होता है ना। इसके अलावा बहुत सारे मतलब कारक हैं, जैसे कि स्थल की अधिकता, जल की अधिकता, वायुमंडल में बहुत बादलों का होना, कुछ क्षेत्र विशेष में आप अक्षांश विशेष में देखेंगे वहाँ पे बादलों का मतलब कम होना, मतलब यानी कि बादलों का ज़्यादा होना कम होना, ये भी क्या करता है कि सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने का कारक है। लेकिन मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो सूर्य तप को जो प्राप्त करने वाली बात हमने आपको बताई वो यही कुछ विशेष बातें हैं जिनके से सूर्य तप उनको मिलता है, कितने % मिलता है और कितने % कम मिलता है और क्यों किसी अक्षांश पे ज़्यादा मिलता है, इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने बताया आपको कि यहाँ पे कुछ तथ्यों को भी देखते चले बेटा, जो नए लोग पढ़ रहे हैं उन तथ्यों को भी थोड़ा ध्यान से देखते चले। पृथ्वी की आकृति जो है वो क्या है, दुआब यानी जियोइड संरचना मैंने भी आपको बताया, तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है और कक्ष पे कहेंगे अपनी कक्षा पर तो क्या होगा 66.5 डिग्री का और अक्ष पे 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए हैं, ठीक है। इसी कारण से सूर्य की किरणें वायुमंडल की ऊपरी परतों पर क्या होती है, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, वो क्रॉस सेक में पड़ती है अपने अक्ष पर। देखिए दो कारक अगर आप ध्यान देंगे तो लगभग सारी बातें आप समझ जाएंगे। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकाव, उसकी संरचना और उसका दीर्घवृत्ताकार पे अपने अक्ष पर घूमना, अपनी कक्षा में घूमना, सूर्य के चारों दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमना, ये अगर बात आप समझ जाएंगे तो सूर्य तप को समझने में आपको बहुत आसानी होगी और इसमें कुछ रहा नहीं है। जो मैंने बातें बताया इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है कि सूर्य अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव के साथ में रहता है और पृथ्वी जो सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है, परिक्रमा करता है मतलब। और इसके अलावा जो होता है स्थिति इसकी अपने 23.5 डिग्री का झुकाव जो है और इसकी जो जियोइड संरचना है, भूभाग आकृति है, ये कारक जो है डायरेक्टली सूर्य की किरणों को सीधे पृथ्वी पर पड़ने नहीं देते। तो इन स्थितियों के कारण से जैसे 3 बिंदु मैंने बताए आपको, महत्वपूर्ण 3 बिंदु बताए हैं। एक तो पृथ्वी की उसकी संरचना जो उसकी आकृति है, भूभाग जियोइड आकृति, दूसरी अपने अक्ष पर झुकाव, तीसरी स्थिति कि जो सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पे करती है। तो ये कुछ स्थितियां जो 3-4 स्थितियां इसमें महत्वपूर्ण हैं, इसके कारण से क्या होता है कि सूर्य की जो लोकेशन होती है और पृथ्वी की जो स्थिति लोकेशन होती है, कुछ ऐसी संरचना बनती है कि पृथ्वी का मध्य का भाग, पृथ्वी के मध्य का भाग ही सूर्य के सामने अधिकतम हो पाता है 12 महीनों में, बाकी शेष भाग नहीं हो पाते। अब क्या मध्य भाग कितना होगा कैसे आप समझेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये पृथ्वी जो है ये मैं पृथ्वी की संरचना को बना रहा हूँ और इस संरचना में अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री ये अक्षांश रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी हिस्से को उत्तरी ध्रुव कहते हैं बेटा और दक्षिणी पोल को, दक्षिणी हिस्से को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जो पोल होता है सेंटर। अब यहाँ 0 डिग्री से लेकर के अगर हम इसको कुछ विशेष लाइनों के बारे में देखें 10-10 डिग्री के आधार पर हम बांट देते हैं तो आप ऐसे करते करते जाएंगे तो ये 90 डिग्री उत्तर हो जाएगा और ये 90 डिग्री दक्षिण हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादा आपको जानने की जरूरत है वो ये जानने की जरूरत है कि ऊपरी हिस्सा 23.5 डिग्री उत्तर में जब जाएंगे बेटा, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है आपको सूर्य तप प्राप्त होने के लिए जानना है। मैंने आपको 3 बातें बताई थी, आप उसको याद रखेंगे। एक क्या, जो इसकी पृथ्वी की जो बनावट है, संरचना, दूसरा अपने अक्ष पर झुकाव, तीसरा आपका दीर्घवृत्ताकार में सूर्य की परिक्रमा करना, ठीक है। तो मैंने बताया क्या कि इन स्थितियों के कारण से क्या होता है कि पृथ्वी का ये जो हिस्सा है 23.5 डिग्री उत्तर का और 23.5 डिग्री दक्षिण का हिस्सा ही सदैव
सूर्य के सामने पड़ता है। अब सारे हिस्से नहीं, ध्यान रखिएगा, यही हिस्से अधिकतम सूरज क्या होगा 23.5 डिग्री उत्तर जा पाएगा और अधिकतम सूरज जो है 23.5 डिग्री दक्षिण जा पाएगा। ठीक है, ये स्थिति होती है, लेकिन हर जगह समान नहीं होता। मैंने समान नहीं कहा, मैंने कहा अधिकतम ये उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री जा सकता है और अधिकतम 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जाता है। अब इसके कुछ नाम है, आपको पता नहीं होगा, मैं बता भी दे रहा हूँ आपको। ये 23.5 डिग्री जो रेखा होती है इसे कर्क रेखा कहते हैं, और यहाँ पर जो दक्षिण का 23.5 डिग्री दक्षिण होता है ये मकर रेखा कहलाता है, मकर रेखा। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही सूर्य जो होता है वो क्या करता है, अपनी गति करता है, 12 महीनों में गति करता है। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये जो सूर्य का जो सूर्य, क्योंकि सूर्य तप किससे मिलता है, सूर्य से मिलता है, कौन सी बात है। तो सूर्य, जब सूर्य से ही सूर्य तप मिलेगा तो अब सूर्य यहाँ से यहाँ तक ही जाता है, कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य ही जाता है। यानी कि यह जो बेल्ट है हमारा कर्क और मकर रेखा के मध्य में सबसे अधिक सूर्य तप प्राप्त करेगा। इसमें तो कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य तप, सूर्य यहाँ पे रहता है तो सूर्य तप सबसे अधिक ही मिलेगा बेटा। ठीक है, तो सूर्य तप ये हिस्सा सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाला हिस्सा हो गया, क्योंकि सूर्य यहाँ पर हमेशा स्टेब्लिश रहता है। लेकिन अब इसमें से भी कुछ हिस्से आप देखेंगे कि 21 जून को, एक तिथि आप ध्यान लीजिए, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है और 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर चमकता है। ठीक है, और इस आने जाने की स्थिति में आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण का जो हिस्सा होता है ये हमेशा इस हिस्से में सूर्य की किरणें लंबवत ही पड़ती हैं। लगभग 90 डिग्री का एंगल हमेशा भूमध्य रेखा के पास, विषुवत रेखा कहिए, चाहे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहिए, चाहे भूमध्य रेखा कहिए, चाहे इक्वेटर कहिए, तमाम सारे इसके नाम है। इस पे लगभग करीब में वर्ष भर यानी 12 महीने सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो यानी सूर्य तप यहाँ पे सीधा मिलता है। सबसे ज्यादा सूर्य तप इसी हिस्से में मिलता है। किस हिस्से में, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में। लेकिन सूर्य क्या करता है, ये मैंने बताया कि 21 जून को कर्क रेखा पे चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे चमकता है। तो इसका मतलब है कि सूर्य गतिमान रहता है इन्हीं के मध्य में, और मैंने बताया इन दोनों रेखाओं के बीच के हिस्से ही सबसे ज्यादा सूर्य तप प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विचरण इसका हो रहा है, गतिशील इसमें है। ठीक है, तो अब जब गतिशील होता है तो इस गतिशील वाली स्थिति में हमेशा यदि सूर्य की लोकेशन आप आपसे समझिए कि इसके मध्य में ही रहता है, सूर्य यहीं पे इसी के मध्य में ही रहेगा, कर्क और मकर रेखा के मध्य में ही रहेगा सूर्य। तो जब मध्य में रहेगा तो यहाँ पे सूर्य सबसे ज्यादा प्राप्त होगा। और इसमें भी उस हिस्से में कि कौन से हिस्से में 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, है ना। कहीं कहीं तथ्यों में आपको मिलेगा कि कहीं 5 डिग्री या कुछ और इस तरह के आंकड़े मिलेंगे, वो आप कॉमन सेंस में समझेंगे कि जो आप डोलड्रम का जो क्षेत्र होता है, इसे डोलड्रम का क्षेत्र कहते हैं। 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण, और कहीं कहीं तो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण बताया जाता है। वैसे आप समझिए यहाँ 10 डिग्री कि जो हिस्से होते हैं, यहाँ सूर्य तक हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, सामने सूर्य तक सबसे ज्यादा मिलता है। बाकी हिस्सों में नहीं मिलता है उतना सूर्य तक, लेकिन ये पूरे दोनों हिस्से हमेशा उष्मा को ज्यादा प्राप्त करते हैं। 21 जून को आप देखेंगे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा सूर्य तक प्राप्त वहाँ पे होता है उत्तरी गोलार्ध में। 22 दिसंबर में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है मकर रेखा में आपको उष्मा मिलती है, प्राप्त होती है। ठीक है, अब अक्सर आप देखेंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध वाले जितने भी कंट्रीज हैं, यहाँ पर जो होता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी, यानी क्रिसमस वगैरह आपने देखा होगा, क्रिसमस के बारे में अक्सर देखते होंगे कि क्रिसमस जो मनाया जाता है कि ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में समर के सीजन में, मतलब जो सॉरी विंटर के सीजन में मनाया जाता है। हम लोगों के यहाँ जो दिसंबर का महीना रहता है, 25 दिसंबर का महीना होता है क्रिसमस डे, वो क्या होता है, हम लोग ठंडक के महीने मनाते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर हम देखेंगे तो दक्षिण के हिस्से में ऑस्ट्रेलिया कंट्री देखेंगे, न्यूजीलैंड देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, तो ये जो हमारे कंट्रीज मिलेंगे आपको, ये 2 कंट्री, और उन कंट्रीज में क्या होता है कि गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है उस 22 दिसंबर में देखिए मकर रेखा पे चमक रहा होता है, तो उस वाले हिस्से में गर्मी वाला मौसम रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो सूर्य तक ये इनके मध्य में ही रहता है और सबसे ज्यादा सूर्य तक इन्हीं क्षेत्रों में प्राप्त होता है। इसके अलावा वाले हिस्से जो बाद के हिस्से बनते हैं, वहां पर देखिए सूर्य का जो स्तर होगा वह चाहे वो दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ कहीं पे भी जाएंगे, वो सूर्य तक की मात्रा घटती जाएगी, क्योंकि सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी तो डायरेक्टली ना पड़ करके इनडायरेक्ट पड़ेंगे, क्रॉस पड़ेंगे, तिरछी पड़ेंगी किरणें, तो वहां पर सूर्य तक कम होता चला जाएगा। समझा गया होगा मेरे ख्याल से। कारण मैंने बताया क्या कि 21 जून को जो है कर्क रेखा पे चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर।
और ये जो डोल्ड्रम वाला क्षेत्र है 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण वाला हिस्सा, ये वाला हमेशा उष्मा को सबसे ज्यादा प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब ये हिस्सा बहुत छोटा सा हिस्सा है पृथ्वी का जो उष्मा को प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा और क्या क्या कारक है? दूसरी चीज मैंने बताया, ये तो आपने स्थिति देख ली। और जो पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पे 3.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है, उसके कारण से भी सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं बाकी शेष हिस्सों में, यानी कि कर्क और मकर रेखा के बाद के हिस्सों में क्रॉस पड़ती हैं, सीधी नहीं हो पाती हैं। यहाँ तो कमोबेश इन क्षेत्रों में मौसम के हिसाब से किरणें तो कहीं नहीं सही पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, उसमें ज्यादा मिलती, बाकी हिस्सों में उस क्रॉस किरणें होने के कारण उसके सरफेस से टकरा करके उस स्लिप कर जाती हैं और उस धरातल को एक तरह से लंबा एरिया कवर करती है। लंबा एरिया कवर करने के कारण से वो उष्मा को ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाती है, बहुत लंबा हिस्सा उसमें कवर होता है, तो इस हिसाब से उष्मा यहाँ पे ज्यादा नहीं प्राप्त हो पाती है। क्या कर देगा, ऊपर के ऊपर हिस्से में, बाकी हिस्सों में उष्मा अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरी चीज है कि अपने अक्ष पर घूमने वाली स्थिति, मतलब पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए सूर्य की क्या करती है, परिक्रमा करती है। तो परिक्रमा करने के दरमियान क्या होता है, जैसे मैंने बताया दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करती है, क्या कौन, पृथ्वी करती है। किसकी परिक्रमा करती है बेटा, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में रहेगा बेटा, तो ये हिस्सा आप देख रहे होंगे, सूर्य से ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से नजदीक आपको दिख रहे होंगे और ये वाले हिस्से दूर दिख रहे होंगे। तो जब ये नजदीक वाला हिस्सा और दूर वाला हिस्सा, यानी कि जब पृथ्वी यहाँ होगी तो क्या होगी, सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक होगी, और जब पृथ्वी यहाँ होगी तो क्या होगी, सबसे ज्यादा दूर स्थिति पे होगी। समझ रहे होंगे आप लोग बात को। तो ये जब दूर होगी तो इससे भी सूर्यातप की मात्रा का असर पड़ेगा। सूर्य जब पृथ्वी के सबसे ज्यादा नियरेस्ट आ जाता है, सबसे ज्यादा नजदीक आ जाता है तो अधिकतम सूर्यातप, और जब दूर हो जाता है तो सबसे कम सूर्यातप प्राप्त होगा। अब ये दूर और नजदीक कब आता है, कैसे आता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हुए ये नजदीक और दूर आता है, ये बात तो आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज ये कब आता है नजदीक और कब आता है दूर, तो आप जान लीजिए 3 जनवरी की जो डेट होती है, यह इस स्थिति में यह जो स्थिति आपकी है ये सबसे नजदीक आ जाता है। कौन, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आ जाता है। और 4 जुलाई की जो डेट होती है, डेट होती है, वो क्या होता है, सबसे अधिक दूर पे होता है। तो अब दूर कितना होता है, लगभग करीब आप जान लीजिए कि जब ये इस स्थिति में बनता है, सूरज यहाँ पर पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पृथ्वी यहाँ पर जब पहुंचती है तो इस समय क्या होती है, लगभग करीब में सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो होती है वो आपकी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है लगभग करीब में, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक की स्थिति में होती है। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे होता है तो बेटा 15 करोड़ 30 लाख, ठीक है, सॉरी 20 लाख, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो ये जो लगभग करीब में दोनों के मध्य में आप देखेंगे तो लगभग 50 लाख किलोमीटर का अंतर आ जाता है, 50 लाख किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है दोनों के मध्य में। ठीक है, 50 लाख किलोमीटर का, तो ये 50 लाख किलोमीटर का जो डिफरेंसेस है बेटा, ये लगभग सूर्य का जो सूर्यातप प्राप्त होता है उसके परसेंटेज में अगर हम देखें तो लगभग 7% उष्मा पृथ्वी को अधिक मिलेगी या 7% कम मिलेगी। तो नजदीक होगा कब, देखा मैंने बताया आपको कि 3 जुलाई की जो डेट है ये 3 जनवरी की डेट में सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो सर्वाधिक सूर्यातप मिलता है। और यहाँ पर मैंने बताया सबसे दूर तो क्या होगा, 4 जुलाई की जो डेट होगी, 4 जुलाई की डेट, इसमें क्या होता है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर हो जाएगा। ठीक है, दोनों के मध्य में लगभग 50 लाख किलोमीटर का डिफरेंस आएगा, तो सूर्यातप में लगभग करीब में जो परसेंटेज में देखेंगे तो 7% का डिफरेंस आता है, यानी कि 3 जनवरी को लगभग करीब में 7% ज्यादा उष्मा प्राप्त होगी अपेक्षाकृत 4 जुलाई के। ठीक है, लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि हम लोग भारत में जैसे देश में रहते हैं, उस समय आप देखते हैं जनवरी का जो महीना होता है ठंडा होता है, तो ठंडा महीना होता है तो आप सोच रहे होंगे कि सूर्यातप सबसे ज़्यादा कैसे मिल सकता है, जुलाई का मौसम गर्म होता है उसमें ज़्यादा सूर्यातप मिलता है। लेकिन इसमें कारण क्या है, देखिए केवल भारत ही तो पूरा ग्लोब है नहीं, पृथ्वी तो भारत ही है नहीं या भारत के आसपास के क्षेत्र है नहीं,
पूरी पृथ्वी की बात हो रही है ना, पूरे पृथ्वी के सूर्यातप की बात हो रही है, तो उस स्थिति में क्या होता है बेटा कि बाकी शेष हिस्से पृथ्वी के ऊष्मा को प्राप्त कर रहे होते हैं, और सूर्य चूंकि ये दीर्घवृत्ताकार पक्ष पे घूम रहा होता है तो उसका हिस्सा जो है वो पीछे पड़ जाता है, इस कारण से वहां सूर्यातप अच्छी मात्रा में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे इसमें से क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक वाली स्थिति में आती है और सबसे दूर वाली स्थिति में आती है, तो जब सबसे नजदीक आएगी तो उसे यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया है उपसौर की स्थिति कहते हैं। क्या कहेंगे? उपसौर। और जब सबसे ज्यादा दूर स्थिति में होगी तो क्या कहेंगे इसको? अपसौर की स्थिति में कहेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा दूर होगी तो अपसौर की स्थिति कहेंगे। तो इसे इंग्लिश में ही देखेंगे, उपसौर की जो स्थिति 3 जनवरी को बन रही है इसे पेरीहिलियन कहते हैं, और 4 जुलाई को जो अपसौर की स्थिति होती है उसे अपहेलियन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने उस डिस्टेंस को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो 4 जुलाई और 3 जनवरी की जो डेट है इन दोनों में सूर्यातप में लगभग 7% का डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी के कारण से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सूर्यातप प्राप्त होता है। और अक्षांशीय आधार पर अगर देखेंगे बेटा तो मैंने आपको बताया, और हाँ एक चीज और भी इसमें थोड़ा सा देख लें आप लोग कि हमारा जो सूर्यातप जो पृथ्वी को मिलता है, यानी कि वायुमंडल को मिलता है, सीधे पृथ्वी पे तो आएगा नहीं, वायुमंडल को गर्म करते हुए आएगा। तो सूर्य की जो किरणें आती हैं पृथ्वी में वो औसत रूप से हमारे वायुमंडल को 1.94 कैलोरी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्रति मिनट। यानी कि एक मिनट में हमारे अगर हम वायुमंडल की बात करेंगे, 1 मिनट में हमारे वायुमंडल का 1 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया, 1 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया मतलब आप समझ रहे हैं ना, उसको 4 हिस्सों में, चारों हिस्सों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक वर्ग के आकार में उसको करेंगे, आयत के रूप में उसको घन के रूप में बनाएंगे। ठीक है, घन जैसे 1 फीट का जो घन होता है वो एक क्या होता है, 1 फीट लंबा, 12 इंच चौड़ा होता है, 12 इंच गहरा होता है ना, 12 इंच ऊंचा होता है। तो इस तरह की जो चौड़ाई बनती है उस तरह से एक जो वर्ग सेंटीमीटर आपका बनेगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्रति मिनट प्राप्त करता है। तो इस हिसाब से हमारा वायुमंडल गर्म होता है सूर्यातप से। ये तक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछने एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछता है इससे कि मतलब कितना सूर्यातप हमारे यहाँ 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितना सूर्यातप 1 मिनट में प्राप्त करेगा, तो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी, और ये डिस्टेंस हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो सूर्य की जो प्राप्त की मात्रा मैंने आपको बहुत पहले से बताया कि कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य में ही सूर्य रहते हैं, यानी अक्षांशीय आधार पर हम देखें बेटा तो अक्षांशों का जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सूर्यातप की मात्रा घटती जाएगी। यानी निम्न अक्षांशों में सूर्यातप अधिक मिलेगा और उच्च अक्षांशों में सूर्यातप कम मिलेगा। अब उच्च अक्षांश चाहे उत्तरी लगा के हो चाहे दक्षिणी लगा के हो, आप उससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी कि देखिए 13.5 डिग्री उत्तर है, उत्तरी अक्षांश की तरफ है, तो उसके बाद कोई भी अक्षांश होगा वहां सूर्यातप की मात्रा कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दिनों के ड्यूरेशन में भी परिवर्तन आते चले जाएंगे। जैसे आप अक्सर देखेंगे कि ध्रुवों की तरफ आप जाएंगे बेटा तो जितने भी ध्रुव हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पे आप देखेंगे तो 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें होती हैं। अब ये क्यों होती है, ये आगे के पॉइंट्स में जब हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और पृथ्वी का संरचना के बारे में देखेंगे तो वहां पर हम लोग उसको थोड़ा सा ज्यादा देखेंगे। यहाँ टॉपिक हम लोग को सूर्यातप है तो इसमें हम लोग इस नाते इस पर बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि जब जैसे भूमध्य रेखा पे देखेंगे तो बेटा 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। आप लोग खुद फील करते होंगे कि जब आप इस समय आप लोगों का गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो गर्मी के मौसम में आप देख रहे होंगे कि आपकी जो दिन डूबने की जो स्थिति होती है वो लगभग आपको 7 बजे तक, दिन 7:30 बजे तक, 7:30 तक आप लोगों को लगता होगा कि डार्क हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। लेकिन यही चीजें जब आप नवंबर और दिसंबर या जनवरी के महीने में देखते हैं तो दिसंबर वगैरह में आपको क्या लगता होगा, दिसंबर के महीने में आपको 5 बजे 5 PM पर ही आपको अंधेरा दिखने लगेगा, 5:30 पे आपको अंधेरा हो जाएगा। यानी लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आपको दिखा कि नहीं दिखा गया। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दिन की अवधि कम और दिन की अवधि ज्यादा आपको महसूस हो रही कि नहीं हो रही है। वहीं पे तो ये कारण है, आपको तो जहां आप रहते हैं वहां से थोड़ा आकलन आपने
किया। इसी तरह से जैसे जैसे अक्षांश आपका ऊंचा होता जाएगा बेटा, उस समय दिन की अवधि में भी परिवर्तन होता चला जाएगा, है ना। तो जहां पर दिन की अवधि मतलब कम होती जाएगी, यानी किसी भी अक्षांश पे आप बेटा जाएंगे, जितना अक्षांश बढ़ेगा वहां पर क्या होगा, दिन की अवधि घटती चली जाएगी आपकी। भूमध्य रेखा से जितने चाहे उत्तर चाहे या तो आप दक्षिण की तरफ आप जाएंगे बेटा, तो आपका क्या होगा, दिन प्रतिदिन मतलब जो 12 घंटे की रात है और 12 घंटे का दिन है, ये परिवर्तित होता चला जाएगा, कोई एक चीज बढ़ती चली जाएगी। अगर सूर्य उत्तरायण की तरफ है ना, उत्तरायण की तरफ स्थिति में है, तो वहां पर क्या 12 घंटे से ज्यादा का दिन होने लगेगा, यानी 13 घंटे का, लगभग 14-14 घंटे का दिन होगा, जैसे इस समय हमारे यहाँ हो रहा है। रातें छोटी होती चली जाएंगी। तो जब ये सूर्य उत्तरायण की, जैसे इस समय सूर्य क्या है, उत्तरायण की स्थिति में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, रातें बड़ी होंगी। और जब 21 जून के बाद में 23 सितंबर, देखिए एक चीज और इस थोड़ा जान लीजिए, तो आपको बता ही रहा हूं, तो 23 सितंबर और 21 मार्च, ठीक है, ये जो डेट है 21 मार्च को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, और 23 सितंबर को जो सूर्य है उत्तरायण से दक्षिणायन की स्थिति में, यानी कि ये जो तिथियां हैं, तो ये 0 डिग्री अक्षांश पर ये क्या बनता है, ये सभी पहुंचते हैं अपने, मतलब यहीं से ही आपका बदलता है, क्या बदलता है, अक्षांश बदलता चला जाता है, मतलब गोलार्ध बदलता चला जाएगा। तो इससे सूर्यास्त की मात्रा में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, ठीक है। तो एक चीज ये थी आपका कि मतलब अक्षांश के आधार पर परिवर्तन आपको दिखाई दिया, समझाया होगा। अब आप लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अक्षांशों के आधार पर। ये बात देखिए कभी मत भूलिएगा कि जैसे सूर्य अगर उत्तरायण है या सूर्य दक्षिणायन है, अगर उत्तरायण है सूर्य तो दिन की अवधि बढ़ेगी, कहाँ तक, 23.5 डिग्री तक अक्षांश, और 23.5 डिग्री से क्या आप +30 डिग्री तक जा सकते हैं, वहां दिन की अवधि बढ़ेगी, ठीक है। और जब सूर्य दूसरे गोलार्ध में चला जाएगा, है ना, यानी दक्षिणायन हो जाएगा उत्तरायण से, तो यहाँ पर क्या रात की अवधि बढ़ेगी। तो इसी तरह से जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता जाता है, तो रात की अवधि के समय बढ़ता चला जाता है, दिन की अवधि के समय घटते चले जाते हैं। तो जब दिन और रात की अवधि के टाइम में डिफरेंसेज आएगा, तो क्या होगा बेटा, सूर्यास्त भी कम मिलेगा, ठीक है, समझिए। अब देखते हैं कि किस अक्षांश पर कितना सूर्यास्त हमको मिलता है। ये थोड़ी चीजें लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा, काफी सारे तथ्य हमने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग इन अक्षांशों के संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं, तो किस अक्षांश में बेटा कितना सूर्यास्त हमें मिलता है, इस चीज के बारे में भी हमें यहाँ पे जानकारी भी हो जाएगी। तो तथ्य मैंने दिया है, इसको आप देख लीजिएगा। मैंने बताया था क्या कि विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश के रेखा पर सूर्यास्त लगभग 100% होता है, 100% सूर्यास्त होता है, 100%। यहाँ देखिए 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्यास्त का जो परसेंटेज है वो क्या है, 100% है, 100% यहाँ पे सूर्यास्त आपको मिल रहा है, ठीक है। देन इसके बाद में 10 डिग्री अक्षांश पे आप जाएंगे। अब किसी भी अक्षांश की तरफ देखेंगे बेटा, चाहे उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो, तो वहां पर लगभग 99% आपको सूर्यास्त मिलेगा। देखिए मैंने बताया था 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के हिस्से में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो वहां पर लगभग 99% आपको सूर्यास्त मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद बेटा 20 डिग्री अक्षांश पर जाएंगे, तो वहां पर लगभग 95% आपको सूर्यास्त प्राप्त होगा। इसी तरह से 30 डिग्री अक्षांश पे जाएंगे, तो लगभग 88% सूर्यास्त प्राप्त होता चला जाएगा आपको। देन 40 डिग्री अक्षांश पे अगर आप जाएंगे, तो लगभग करीब में 80% के करीब 79% आपको मतलब मिलता है सूर्यास्त। उसी के बाद जैसे जैसे अक्षांश आप देखिए बढ़ता जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 50 डिग्री अक्षांश पे जब पहुंच रहे हैं बेटा, तो सूर्यास्त की मात्रा 68% हो जा रही है, और जैसे ही 60 डिग्री अक्षांश पे हम पहुंच रहे हैं, तो लगभग करीब में 60% यानी 57%, 60% से भी कम की स्थिति में हम लोग पहुंच गए, सूर्यास्त हमको मिल रहा है। सूर्यास्त आप एक चीज लोग देख रहे होंगे, सूर्यास्त घट रहा है। मैंने आपको बताया था कि अक्षांश जैसे जैसे ऊंचा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सूर्यास्त की मात्रा घटती चली जाएगी। इसी तरह से 70 डिग्री अक्षांश में जब पहुंचते हैं, तो सूर्यास्त की मात्रा 47% मिलती है, और फिर 80 डिग्री पे जाएंगे तो 43, और लगभग 90 डिग्री पे जाएंगे तो लगभग करीब में 42%। सोच लीजिए 1/3 हिस्सा ही सूर्यास्त का प्राप्त कर पाता है हमारा ध्रुव, तो ध्रुवीय क्षेत्र ठंडा नहीं होगा। ये सब बातें आप याद रखिएगा, क्योंकि और भी जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स आप लोग पढ़ेंगे, ये सारे बेटा आपको ये बहुत काम आपको आएगा, ठीक है। अब ये आपने जो समझ लिया है, अब इसको समझने के बाद ऊष्मा बजट आपके लिए बहुत ही सहज हो जाएगा।
बच्चों जो टॉपिक आप लोगों में चल रहे हैं उसको बहुत बारीकी से और गंभीरता से इसको ध्यान देते हुए पढ़िए। इसको सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जा रहे होंगे आई होप। इसको वीडियोस को एक बार दो बार देख लीजिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो जाए। मुझे लगता है कि जो बच्चे थोड़े नए हैं उनके लिए कारण से हम लोग तथ्यों को थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं, जैसे कि वे लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ लें और वीडियो को 1 से 2 बार ही देखने की आवश्यकता पड़े, बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, सारे तथ्य आपके पास स्पष्ट हो जाए। क्योंकि अभी आपके पास जो बच्चे नए बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, उनके पास कुछ भी तथ्य नहीं है, तो उनको हर एक चीज़ इनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, उनके लिए भी एक बार वीडियो देख लेंगे तो उनका पूरा रिवाइज हो जाएगा, तथ्यों को उनकी समझ हो जाएगी, उनको मेंस राइटिंग में काफ़ी ये सहयोग करेगा। और इसको अदरवाइज ना लें कि मतलब इस चीज़ को हमको ये चीज़ें तथ्य पता है, कुछ एक तथ्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चल करके जैसे हमारे बच्चे सारी चीज़ें चलने लगे, आप लोग कमेंट करेंगे, जो भी अपनी चीज़ें हैं अपनी बातों को बताएंगे, जिस हिसाब से अगर वीडियोज़ को आपको लगता है कि और भी कुछ अच्छा किया जा सकता है इसमें, अगर आप चाहें तो अपनी राय दे सकते हैं इसमें। समय के साथ हम आप सभी लोगों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक उष्मा बजट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अच्छा वीडियोज़ होगा। और आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लग रहा होगा